हेलो स्टूडेंट्स। कैसे कैसे हैं? अच्छे हैं ना? और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए और सिलेक्शन तक दम लगा दीजिए, ठीक है ना? तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। और इस एक्सपेरिमेंट को आप देख पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है मीटर स्केल या मीटर रूलर भी बोल सकते हैं आप। और द मास ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी मुझे मास बेसिकली निकालना है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये सिलेबस में ऐड ऑन है, ये जुड़ा हुआ है सिलेबस में। इसके क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस और नीट दोनों में, तो इसको ठीक से समझिएगा। ये बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहली बात, चलो भाई मास तो फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का, वेरी गुड। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में मोमेंट्स का मतलब क्या है? बेसिकली मोमेंट्स का मतलब है टॉर्क, ठीक है? टॉर्क ऑफ द फोर्स। मोमेंट्स का मतलब है टॉर्क ऑफ द फोर्स। फोर्स के कारण जो टॉर्क लगता है, उसी फोर्स का जो टॉर्क है, उस टॉर्क को ही बोलते हैं मोमेंट्स, ठीक है ना? तो यहां पे बेसिकली टॉर्क की बात होगी। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स मतलब यहां पे टॉर्क देखना हमें, और ये टॉर्क को ही का दूसरा नाम मोमेंट्स बोला जाता है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये तो मोमेंट्स तो समझ में आ गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहानी है ये समझो। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, इसका यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करेंगे। और कैसे मेजर करेंगे ये जरा ध्यान देना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को एक मीटर रूलर लेना होता है। तो देखिए सबसे पहली बात, हमें क्या लेना होता है? मीटर रूलर। तो ये मीटर रूलर है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ये मीटर रूलर है जिसमें कि 100 सेंटीमीटर डिविजन्स होंगे ना। और इसमें जो लिस्ट काउंट होता है इसका, यानी जो मिनिमम जो रीडिंग हम ले सकते हैं वो 1 mm का होता है। कितना होता है? 1 mm। तो यहाँ पे 1 mm पर एक एक डिवीजन आपको मिलेंगे, ठीक है? 1 mm पर एक एक डिवीजन मिलते जाएंगे, 1 mm, 2 mm, 3 mm, ऐसे करके ये समझ लो मिलीमीटर में, ठीक है? चलो भाई, ठीक, जरा ध्यान से समझना, ठीक है ना? ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये हमारा मीटर रूलर है। अब हम लोग को क्या चाहिए इसमें? जो हम लोग को जरूरी चीजें चाहिए पहले वो समझ लेते हैं। एक तो मीटर रूलर चाहिए, एक शार्प एज ऑफ वुडन ब्लॉक चाहिए, मतलब वुडन वेज चाहिए, वुडन वेज चाहिए जो नाइफ एज हो। नाइफ एज मतलब बिल्कुल शार्प हो, जैसे लाइक दिस। ये देखिए, ये आपका इस तरह का बिल्कुल नाइफ एज वुडन ब्लॉक चाहिए, ठीक है? एकदम वुडन वेज कह लो, वुडन ब्लॉक कह लो, जो नाइफ एज हो, बिल्कुल शार्प एज हो, ठीक है ना? ये चाहिए होता है। उसके बाद थोड़ी सी हाइट गेन कराने के लिए इसको एक स्टैंड के ऊपर रखना होता है। किसके ऊपर रखना पड़ता है? स्टैंड के ऊपर। तो ये मान लीजिए आपने एक स्टैंड लिया और स्टैंड के ऊपर आपने इसे रख दिया। ये टेबल समझ लीजिए, ये टेबल समझ लीजिए, ठीक है? ये आपका टेबल है, टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है। ये बेसिकली ये पूरा आपका इस तरह का अरेंजमेंट होगा, ठीक है? तो ये पूरा टेबल के ऊपर रखा हुआ है, जिससे कि आप जो है दोनों तरफ वेट को लटका सके, आप इस पे वेट टांग सके, है ना? तो यहाँ पे इसलिए कुछ हाइट चाहिए होता है जिससे वेट हम टांग सके। तो ये बेसिकली ये आपका मीटर रूलर, ये आपका शार्प वुडन वेज या शार्प वुडन ब्लॉक, ये आपका एक ब्लॉक है जो हाइट गेन करा रहा है और ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह का पहले तो अरेंजमेंट होता है, ठीक? तो ये आपका क्या है? वुडन ब्लॉक, ये वुडन शार्प एज है ना, शार्प एज होगा, नाइफ एज होगा, ये वुडन वेज है, ठीक? और ये टेबल हो गया, क्लियर? तो सबसे पहले तो ये, अब हम लोग क्या करते हैं इनिशियली, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, रूलर को इसके ऊपर रखेंगे और बैलेंस करेंगे, जिससे कि रूलर ना इधर झुके ना इधर झुके। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बैलेंस 50 सेंटीमीटर पे होगा, बीच में 50 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा,
तो 50 सेंटीमीटर पे होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि ये जो रूलर है वो यूनिफॉर्म आइडियली, मतलब यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म चीज़ है। तो यूनिफॉर्म एक आइडियल कंसेप्ट है। बेसिकली जो रूलर होता है देखने में तो हमें यूनिफॉर्म लगेगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे, है ना। बैलेंस जैसे ये है, इसको ऐसे बैलेंस करेंगे, है ना, बिल्कुल ऐसे करके बैलेंस करेंगे। समझना, ऐसे करके देखो बैलेंस किया। अब ये शार्प एज पे बैलेंस करते हैं, देखो ऐसे बैलेंस किया। तो उसी तरह मीटर रूलर को भी हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है यार, काहे परेशान हो रहे हो। अब ये जैसे हो सकता है 51 सेंटीमीटर पे आए, 50.3 सेंटीमीटर पे आए, 49 सेंटीमीटर पे आए। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि 50 के आसपास ही होगा, बट एग्जैक्ट 50 आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मीटर रूलर देखने में यूनिफॉर्म होता है, होता नहीं है यूनिफॉर्म। ठीक है, अच्छा भाई, तो चलो आपने सबसे पहले बहुत अच्छे से रखा, जेंटली और आराम से इसको हाथ से पकड़ के आप इसको बिल्कुल एकदम बैलेंस कर लेना। इधर झुक रहा है ना, इधर झुक रहा है, ठीक है, फील कर रहे हो ना। तो अभी ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो जैसे ही बैलेंस हुआ तो आप इसमें एक निशान लगा दो। क्या लगा दो? निशान लगा दो पेन से, ठीक है ना, स्केच से निशान लगा दो, ताकि ये जो है एकदम इसी पॉइंट पर ये मेरा बैलेंस हुआ है, ठीक है ना। इस समय क्या होगा, ये जो मीटर रूलर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, साइड में बता रहा हूं। इस समय क्या होगा कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा रूलर के कारण, वेज के कारण, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगुलर वेज है ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, और यहाँ पे रूलर का वेट भी लगेगा। मान लो W है, तो W जो है और नॉर्मल एक्शन सेम लाइन पे होगा, और ना ये इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो इस समय क्या होगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर और वेट नीचे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, मान लो जैसे 49 सेंटीमीटर पे मार्क किया, तो आपने देखा अच्छा ये यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस्ड है ना। तो देखने में लगता था यूनिफॉर्म है, लेकिन ये कमबख्त यूनिफॉर्म होता ही नहीं है, आपको पहले से बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। आप देखोगे तो 50 के आसपास की वैल्यू मिलेगी, 49, 51, या 49 और 50 के बीच में, या 50 या 51 के बीच में आएगा। चलो भाई ठीक, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया, मान के चलो समझ में आ गया। चलो, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिप्ले कर लेना, ठीक है ना, घबराना नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो स्टेप 1 समझ में आया। पहले हमें क्या करना है, मीटर रूलर को बैलेंस करना है। चलो भाई बैलेंस कर लिया, अब स्टेप 2 पे आते हैं, ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं कि इधर की साइड हम जो है वेट सस्पेंड करेंगे, एक तरफ हम लोग अननोन वेट सस्पेंड करेंगे और दूसरी तरफ हम लोग नोन वेट सस्पेंड करेंगे। मान लो ये वाला वेट हमें मालूम है, लेट अस सपोज कैपिटल M इज द नोन वेट, और स्मॉल m मास का ये जो बॉडी हमने टांगा है वो अननोन है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कैपिटल M हमारा नोन मास है, ये नहीं, ये मास क्या होगा, नोन होगा। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। और स्मॉल m अननोन है, तो ये मुझे फाइंड करना है इसका मास, ठीक है ना, बहुत आसान, वेरी इजी। ठीक, तो ये वाला मेरे को मालूम है, जैसे लेट अस सपोज 50 ग्राम है। चलो भाई 50 ग्राम का एक ब्लॉक छोटा सा रस्सी के थ्रू ये लूप बना दिया, है ना, धागे का एक लूप, जिसे फंसा दिया रूलर में, जैसे ऐसे करके ऐसे फंसा दिया ताकि ये टंग गया। और ये यहाँ पे कैपिटल M मास का एक नोन मास है, ये टांग दिया मैंने। अब ये दूसरा मास जिसका वेट हमें, मास हमें बताना है, दूसरा बॉडी है जिसका मास हमें बताना है, उसको दूसरी तरफ हमने लटकाया। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये स्लाइड करेगा, जैसे इसको आपने फिक्स कर लिया, अब इसको स्लाइड कराइए, इस तरह स्लाइड कराइए ताकि फिर से रॉड बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, रॉड बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है ना। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो लेट अस सपोज x सपोज कर लीजिए, क्या सपोज कर लीजिए, x, और इस डिस्टेंस को y सपोज कर लीजिए। समझ में आ रहा है? अब हम लोग x और y आराम से देख सकते हैं, जैसे ये आपने 49 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे लटका हुआ है, तो 10 और 49 के बीच का डिफरेंस 39 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये 62 पर है, तो 49 और 62 का जो भी डिफरेंस आएगा वो y हो जाएगा, ठीक है। आपको इसे स्लाइड कराना है जिससे कि ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो।
तो एक तरफ हमें क्या करना है, नोन मास सस्पेंड करना है, लटकाना है, और दूसरी तरफ अननोन मास, उसे आपको इधर लटकाना है। ठीक है, इसका वेट इसको नीचे पुल करेगा mg से, और इसका वेट नीचे लगेगा कैपिटल mg, ये इसे नीचे पुल करेगा, है ना। लेकिन आपको इसे नीचे झुकने नहीं देना, आपको इसे स्लाइड कराना है, जिससे कि स्लाइड कराते कराते आप जैसे मान लो यहां पर आ गए और आपने देखा बिल्कुल रॉड जो है वो बैलेंस्ड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ मासेज सस्पेंडेड एट ईदर साइड, बोथ मासेज सस्पेंडेड at either side such that ruler remains in equilibrium, यानी टर्निंग ना हो, है ना, ना इधर झुके ना इधर झुके, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रखना है। रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, बहुत आसानी है, बहुत इजी है भाई, घबराना नहीं है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो भैया ये जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। चलो, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो नेट टॉर्क है वो बैलेंस होना चाहिए, है ना। सो द नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो, यानी नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो, दैट इज फोर्सेस का टॉर्क बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो ये वाली बात समझ में आई। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना और इसे आराम से पहले नोट कर लो, ठीक है। और मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखना, घबराना नहीं है भाई। चलो, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो हमारा कैपिटल एम नोन था, ये अपन याद रख लेंगे, स्मॉल एम अननोन है, ठीक भाई। चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, टॉर्क बैलेंस करूंगा। सबसे पहली बात तो रॉड का वेट यहां लगेगा, नॉर्मल एक्शन यहां लगेगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के बाद ओ के बाद मैं टॉर्क बैलेंस करूंगा। जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो ये है, इसी पॉइंट पर रूलर पहले से बैलेंस था, उसके बाद दोनों तरफ बॉडी टांग दिया, लेकिन ये खिसका नहीं, बिल्कुल वही रहा और झुका भी नहीं, खिसका खिसका के मैंने देखा इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो बैलेंसिंग द टॉर्क अबाउट ओ, तो हम लोग टॉर्क किसके अबाउट बैलेंस करेंगे, ओ के अबाउट, इसी को बोलते हैं मोमेंट्स, है ना, अबाउट ओ। देखिए, इसी को बोलते हैं मोमेंट्स, यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने यूज किया, मतलब टॉर्क बैलेंस करा, ठीक है। तो बैलेंसिंग द टॉर्क अबाउट ओ, तो स्मॉल एम जी का टॉर्क इस तरफ जो कि क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, दोनों टॉर्क क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो टॉर्क ड्यू टू कैपिटल एम जी मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्मॉल एम जी। और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू, ओ के अबाउट देख रहे हैं ना, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg इंटू एक्स इज इक्वल टू, और इसका टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्मॉल mg इंटू वाई, ठीक है। तो g से g कैंसिल, ठीक है। चलो भाई, तो कैपिटल M क्या था हमारा, नोन मास, और स्मॉल m हमारा क्या है, अननोन मास। स्मॉल m इज इक्वल टू होगा कैपिटल mx अपॉन y, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये क्या हुआ, अननोन मास है जिसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैपिटल M मुझे मालूम है, और x और y हम रूलर पर देख लेते हैं कि जैसे ये बैलेंस है, ना इधर झुक रहा ना इधर झुक रहा है, तो रूलर पर देख लेंगे ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस y भी देख लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मिल जाएगा। बट यहां पर क्या होता है, हम लोग जो है x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू रख करके सॉल्व नहीं करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पर तो ठीक है ये निकल गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, x और y रखेंगे, कैपिटल M पहले से मालूम है। अब यहां पर जो जरूरी बात है वो सुनना है जिससे क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुनो, इसे नोट कर लेना, ध्यान से सुनो, इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने देखा स्मॉल m इज इक्वल टू एम एक्स अपॉन वाई, तो यहां पर y बराबर आप लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू एक्स, ठीक है। ध्यान देना, नहीं लिख सकते क्या, स्मॉल m नीचे ले जाओ, y उठा के इधर ले जाओ। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M
नोन मास ये फिक्स्ड है, इसका मास जो भी है 50 ग्राम 2 है। स्मॉल m की जो वैल्यू होती है वो 50 ग्राम के मतलब नियर बाई लेना होता है। मतलब ऐसा नहीं करना है इधर का मास 50 ग्राम है और इधर 500 ग्राम का कोई बॉडी भारी बॉडी ले लिए। अगर हमें जिसकी वेट हम मेजर करने वाले, जिसका मास हम मेजर करने वाले हैं, उसका मास इसके मास के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक तरफ देख लेंगे, आइडिया लगा अच्छा ये 50 ग्राम है, इसको देखा अच्छा ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तब तो आप यहां पे करेंगे। अगर आप डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, जैसे इधर 10 ग्राम या 50 ग्राम है और इधर आपने ले लिया 200 ग्राम 2000 ग्राम, तो ज्यादा लेने पर गड़बड़ियां हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मतलब यहां पर द डिफरेंस इन मास शुड बी स्मॉल, डिफरेंट इन मासेज शुड बी स्मॉल, ठीक है ना, नॉट वेरी लार्ज, दैट इज नॉट वेरी लार्ज। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन हमें जानना चाहिए कि भैया डिफरेंस इन मासेज शुड बी स्मॉल, दैट इज नॉट वेरी लार्ज। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बोला सर कैपिटल एम तो 50 ग्राम है, चलो भाई 50 ग्राम है, स्मॉल एम मैंने ले लिया 1000 ग्राम, सपोज दैट। तो अब क्या होगा सर, अब वैल्यू जरा रख के देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब मान लो 50 ग्राम जो है मास ये वाला, वो मान लो 40 सेंटीमीटर पे है ना, 40 सेंटीमीटर डिफरेंस है ये। जैसे 49 है तो ये 9 सेंटीमीटर पे सस्पेंडेड है, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। अब जरा मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू आएगा, ध्यान देना, y इक्वल टू कैपिटल एम की वैल्यू कितना है 50, तो 50, स्मॉल एम की वैल्यू कितना 1000 और x की वैल्यू कितना है 40, ठीक है। अब ये आएगा 2 जीरो कट जाएगा भाई, 2 जीरो कट गया। अब 5 4 जा 20/10 दैट इज 2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर आएगा, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये 2 सेंटीमीटर पे यानी ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आएगा, तो इसमें क्या होगा, परसेंटेज एरर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई, परसेंटेज एरर क्यों बढ़ेगा सर, यहां से जैसे 49 है तो 51 पर इस बॉडी को टांग दो, ठीक है। 51 49 है तो 2 सेंटीमीटर इधर जाना है, तो 51 सेंटीमीटर मार्क पे हम टांग देंगे। तो हम बोलेंगे सर अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें परसेंटेज एरर बहुत आएगा। क्यों आएगा भाई परसेंटेज एरर, बताओ परसेंटेज एरर की डेफिनेशन क्या होती है, एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100, यही होता है परसेंटेज एरर। ध्यान दो परसेंटेज एरर क्या होता है, देखो देखो परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इनटू 100। अब ये तो एरर आपका 1 mm है। अब मेजर्ड वैल्यू आपका 2 सेंटीमीटर, यहां से 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 100, परसेंटेज एरर कितना बैठेगा 50% का परसेंटेज एरर बैठेगा। तो भैया इतना बड़ा एरर, यानी ऐसा आपने वैल्यू बताया जिसमें एरर बहुत बड़ा है, तो वो तो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस नहीं ना होगा। हमें सिग्निफिकेंस भी चाहिए, मतलब एरर शुड बी स्मॉल। तो इसीलिए एरर को छोटा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों मास का जो डिफरेंस होता है, अगर ये 50 ग्राम है तो इसका मास 40 ग्राम हो, 60 ग्राम हो, है ना, 65 ग्राम हो, 55 ग्राम हो, इतना तक तो चलता है। लेकिन देखो मैंने एक कर लिया 50 ग्राम और एक दूसरी तरफ लिया 1000 ग्राम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर y की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और बहुत सारे एरर हो जाएंगे इसके अंदर, और बहुत सारे एरर हो जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। 1 mm है, अब यहाँ पे 1 mm है, इसको 0.1 कर दो, फिर भी 5% का तो एरर है ना। एरर को कम करना है मुझे, एरर को क्या करना है, कम करना है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एरर हमारा 1 mm है तो 0.1, एरर मतलब क्या हुआ, लिस्ट काउंट कितने का 1 mm का, तो 0.1/2 5%, हमें और भी एरर कम करना है, जितना हो सके कम करना है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर मान लो मैं 50 ग्राम इधर मैं 60 ग्राम ले लूँ तो क्या हो जाएगा सर, देखो 60 ग्राम का फायदा देखो, 60 ग्राम का फायदा देखो 60 ग्राम का फायदा क्या होता है, ध्यान देना, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो अगर मैंने 60 ग्राम लिया तो देखो क्या होगा, वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू 40 मान, x की वैल्यू 40 मान लेंगे, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपिटल M की वैल्यू 50/60 इंटू 40, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 200/6, 200/6। अब 200/6 सेंटीमीटर, तो 200/6 सेंटीमीटर कितना बैठेगा भाई,
कितना बैठेगा जरा हम लोग अपन डिवाइड कर लें, 100/3 तो 33.33 पकड़ लूँ, चलो 33.33 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है, 100/3 कर सकते हैं ना, 33.33। अब इसमें एरर देखो, तो एरर क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू। अब एरर तो 0.1 का था और मेजर्ड वैल्यू हमारा रहा 33.33 इंटू 100। सोचो ये बहुत छोटा है। अब अपन ऐसे सोचते हैं 10/33, 10/33 0.00 पहुंचेगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो परसेंटेज क्या हो गया, बहुत कम हो गया। जितना कम हो सकता है उतना बेटर होता है, उतना बढ़िया होता है। इसीलिए हम लोग को क्या याद रखना चाहिए कि डिफरेंस इन मासेस शुड बी स्मॉल, यानी मासेस का डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए। अगर ये 50 ग्राम है तो ये 50 ग्राम के आसपास की वैल्यू हो, 55 हो, 45 हो, चलेगा। समझ गए कंसेप्ट क्लियर, कि अगर आपने डिफरेंस ज्यादा रखा तो तुरंत एरर गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत परसेंटेज एरर ज्यादा हो जाएगा, और जैसे ही ज्यादा हुआ तो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल मेजरमेंट नहीं बोलते उसे, मेजरमेंट वो जिसमें एक्यूरेसी हाई हो, परसेंटेज एरर कम से कम हो। बात समझ में आई। तो एक तो पॉइंट हम लोगों ने ये नोट कर लिया कि भैया ये हमें ध्यान रखना है, ओके। तो सब लोग नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि हाँ भाई ऐसा होता है और आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना, आपको भूलना नहीं है, ठीक। ये पहली बात समझ में आ गई। आइए, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अगर प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज में दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा हो कि जो मैं फील कर रहा हूं आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप दोबारा से इसे दोबारा वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या सीखा हमने, दोनों के मास का डिफरेंस शुड बी स्मॉल, ठीक है, नहीं लार्ज नहीं होना चाहिए। डिफरेंस अगर बड़ा होगा तो जो मेजरमेंट आएगा उसमें एरर ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल रखोगे तो परसेंटेज एरर कम होगा, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात आते हैं, सेकंड पॉइंट है ना। अच्छा बताइए, आपने क्या पढ़ा, y इक्वल टू क्या पढ़ा, कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन स्मॉल m। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करते हैं कि लैब में जाकर के इसमें क्या करते हैं, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y का वैल्यू भी, मतलब 5 सेट ऑफ एक टेबल बनाते हैं जिसमें x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को नोट करते हैं। जैसे सपोज दैट आपने देखा ये मैंने रखा था 10 सेंटीमीटर मार्क पे और ये रखा था 62 सेंटीमीटर मार्क पे, हमने देखा बैलेंस हो गया भाई। तो x की वैल्यू ये 49 है, ये 10 है ना, 49 है, और ये 10 सेंटीमीटर या 9 था ना, चलो 9 मान लेते हैं, 9 सेंटीमीटर और ये 49, तो डिफरेंस कितने का हुआ 40। तो हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल में x और y की वैल्यू को नोट करेंगे, ठीक है, x इधर y इधर। अब x की वैल्यू मैंने 40 लिया, उस समय y की वैल्यू मान लो 62 है, तो 62 और 49 का डिफरेंस देख लो, तो 12, यहाँ 62 में से 49 घटा लो, ठीक है ना, ये 3 हो गया, ये 5 में से 4 गया, 1 हुआ, 13 आया, समझ में आया। तो यहाँ लिखेंगे 13, चलो भाई बैलेंस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे, लेट अस सपोज इधर लेके आ गए, अब मैं 11 सेंटीमीटर पे ले आया, तो 49 और 11 का डिफरेंस, और इसको जब इसको खिसकाओगे तो ये जो झुकने लगेगा इधर की तरफ, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी खिसकाना पड़ेगा, है ना, ताकि वहीं पर बिल्कुल इसी पॉइंट पर ये नाइफ एज को, इस एज को यही टच कर रहा है, और बिल्कुल जैसे झुकने वाला तो तुरंत इसको इधर खिसका देते हैं। इसको इधर खिसकाया और देखा हाँ अब इक्विलिब्रियम आ गया, झुक नहीं रहा है। तो मान लो ये 62 से 57 हो गया और ये 9 से 11 पे आ गया, तो x की वैल्यू फिर मिलेगी, y की वैल्यू फिर मिलेगी, फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ऐसे मान लो 5 बार आप रीडिंग लेते हो, 5 बार आप रीडिंग लेते हो। समझ गए क्या करना है, समझना। अभी यहाँ पर है x, तो आपने y नोट कर लिया, फिर इसको खिसका दो, पास लाओ या दूर ले जाओ, इट्स योर चॉइस, घबराना नहीं है। पास लाए तो आप देखोगे कि जैसे ही पास लाओगे, इसको कुछ नहीं करोगे, झुकने लगेगा इधर की तरफ ना, तो आपको क्या करना है, इसे पास लाना है, ऐसा लाना है पकड़ के धीरे धीरे, ताकि इक्विलिब्रियम रहे। जैसे इक्विलिब्रियम हुआ अपना हाथ हटा दो, हाँ भाई इक्विलिब्रियम आ गया, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू टेबल में नोट कर लो, और उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करो। ध्यान देना, क्या प्लॉट करो, ग्राफ। तो चलो भाई ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई, चलो। तो हमने फील कराया, आपको फील करना है। यहाँ तो लोगों के पास फील ही नहीं है ना, बहुत लोग तो बिना खोपड़ी के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू नोट करते हैं, है ना, और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ में
ये x इधर की तरफ और y इधर की तरफ, ठीक है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू नोट किया, फिर x की वैल्यू y की वैल्यू नोट किया, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट हमने दे, जैसे x की वैल्यू 40, y की वैल्यू, है ना, जैसे x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 33, लेट अस सपोज x की वैल्यू ये, y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। और इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और वैसे भी कॉमन सेंस कि इसको सर देखने के बाद y और x के बीच में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। उसमें फिर आपको ग्रेडियंट मेजर करना है। क्या मेजर करना है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? टेन थीटा। जैसे आप स्लोप बोलते हैं, ग्रेडियंट को स्लोप भी बोलते हैं ना, तो स्लोप मेजर करना है, ठीक है। और यही स्लोप आपका मेजर करके देगा कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। टेन थीटा कैसे मेजर करोगे? जैसे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ले लो, यहाँ x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। जैसे मान लो ये y की वैल्यू लेट अस सपोज 33 है और x की वैल्यू 40 है, तो 33 अपॉन 40, है ना, उससे टेन थीटा मिल जाएगा और वही कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम आएगा। अब जैसे मान लो ग्रेडियंट सॉल्व करने पे आया लेट अस सपोज 12.5, तो 12.5 रखना है, कैपिटल एम 50 है अपॉन स्मॉल एम, यहाँ से स्मॉल एम सॉल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो टेन थीटा कैसे सॉल्व करना है? जब ऐसे करके x और y की वैल्यूज, जब x की वैल्यू y की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर मिलाओगे, इसको पहले तो पॉइंट दिखाना है ग्राफ पे कि x की वैल्यू ये तो y की वैल्यू ये, x की वैल्यू दूसरी वैल्यू तो y की दूसरी वैल्यू, x की थर्ड वैल्यू तो y की थर्ड वैल्यू, है ना। टेबल वाली जो वैल्यूज है वो यहाँ पर x का नोट करना है, यहाँ पे y का, और पॉइंट को मिलाते चलना है। पॉइंट पहले ग्राफ पे दिखाओ और उन पॉइंट को ज्वाइन करोगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। टेन थीटा समझ लो कैसे निकालना है? कोई भी एक वैल्यू ले लो y अपॉन एक्स, उससे टेन थीटा मिल जाएगा और उसको कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेट लाइन में ये वाला जो होता है ये स्लोप के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, और इससे हम स्मॉल एम बहुत आराम से निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है बहुत आसान था, और आपको अगर थोड़ा लग रहा है कि नहीं सर पूरी तरह अच्छे से नहीं समझ में आया, तो आप दूसरी बार वीडियो देखिए, है ना, बार बार देखिए, आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ जाओगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, और बहुत आसान एक्सपेरिमेंट था। बेसिकली ओवरऑल देखो तो टॉर्क बैलेंस करना है, टॉर्क बैलेंस किया, ये इक्वेशन आ गया, इससे स्मॉल एम निकालना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम हो दोबारा देखिए। ओके, थैंक यू।